बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसको टू सेक्शन में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके हमने आलमोस्ट सारे पार्ट्स पढ़े थे, लेकिन ये एपिग्लॉटिस जो है लास्ट पार्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का वो रह गया था। तो आज हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लास्ट पार्ट एपिग्लॉटिस को पढ़ेंगे और उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। एपिग्लॉटिस इज अ लीप शेप्ड फेब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। ये एपिग्लॉटिस जो है हमारे पास लीप शेप्ड फेब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये लीप शेप्ड होता है और फेब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कार्टिलेज की कितनी टाइप्स है? 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज आता है, उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज और तीसरा जो है वो हमारे पास फेब्रो कार्टिलेज आता है। एपिग्लॉटिस अटैच्ड below the thyroid notch and rises up obliquely to behind the tongue। एपिग्लॉटिस जो है वो थायराइड नोच जहाँ पर होता है ना, उसके बिल्कुल नीचे से लेकर एंड राइज अप ओब्लिकली टू बिहाइंड द टंग, और ये हमारे पास टंग तक जो है एक्सटेंड हुआ होता है। बिहाइंड द टंग बिल्कुल टंग के पीछे जो रीजन है वहाँ तक ये एक्सटेंड हुआ होता है। इट कवर्ड बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये हमारे पास इसकी कवरिंग किससे हुई है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से हुई है। हमारे पास इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। हमने बात की थी कल कलमनर एपिथेलियम की। तो कलमनर एपिथेलियम जो है उसमें गॉबलेट सेल होते हैं और वो आलमोस्ट सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद होते हैं एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस में हमारे पास क्या होते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब इसमें हमारे पास गॉबलेट सेल एब्सेंट होते हैं। एपिग्लॉटिस क्लोजेस ऑफ द लेरिंग्स ड्यूरिंग स्वॉलिंग। एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है? एपिग्लॉटिस हमारे पास स्वॉलिंग के दौरान लेरिंग्स को क्लोज रखता है ताकि फूड वगैरह जो है, जो बोलस है फूड का, वो हमारे पास ट्रेकिया में न चला जाए। तो उसको ट्रेकिया से प्रिवेंट करने के लिए लेरिंग्स को क्लोज रखता है ड्यूरिंग स्वॉलिंग, जब हम कुछ खाते पीते हैं। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हम स्वॉल्विंग और ईयर को एक साथ अंदर बॉडी में नहीं लेके जा सकते। अगर हम किसी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर रहे हैं, स्वाल कर रहे हैं, तो उस वक़्त जो है ईयर इंटरप्ट होती है। क्यों इंटरप्ट होती है? क्योंकि ये एपिग्लॉटिस जो है ये इसोफेगस को ओपन रखता है और लेरिंक्स को क्लोज कर देता है। तो इस वजह से उस वक़्त ईयर जो है इंटरप्ट होती है। ड्यूरिंग स्वॉलिंग कोई भी ईयर अंदर बॉडी में नहीं जाती। ये आप देख ले, एक बोलस जो है वो मुंह के थ्रू नीचे आ रहा है। ये एक बोलस है, ये मुंह के नीचे नीचे आ रहा है। तो ये जब बोलस नीचे आ रहा है तो ये एपिग्लॉटिस जो है ये ओपन रहता है ताकि ये जो बोलस है ये सीधा जो है हमारे पास इसोफेगस में चला जाए। उसके बाद है वोकल कार्ड्स। Vocal cords are extended from the middle of the angle of the thyroid cartilage to vocal process of the arytenoid cartilage। ये कहाँ से एक्सटेंड हुए हैं? मिडल ऑफ द एंगल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, जहाँ पर थायराइड कार्टिलेज उसके बिल्कुल मिडल से ये हमारे पास एक्सटेंड हुए हैं टू द वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटेनाइड कार्टिलेज। जो वोकल प्रोसेस है एरिटेनाइड कार्टिलेज का, उस तक हमारे पास एक्सटेंड हुआ है। लेयर्ड बाय म्यूकोसा एंड मसल, और इसकी लेयरिंग किससे हुई है? म्यूकोसा से और मसल से। ये म्यूकोसा और मसल से मिलकर बना होता है। इसके बाद है एबडक्शन। अब वोकल कार्ड्स की एबडक्शन कब होगी और एडक्शन कब होगी? वोकल कार्ड्स बीइंग स्प्रेड अपार्ट, दिस अकर व्हाइल ब्रीथिंग। एबडक्शन हमारे पास जब स्प्रेड होगी, कोई भी दो पार्ट्स जो है एक दूसरे से स्प्रेड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन जाएगी, वाइडनिंग होगी उसमें, तो उसको हम एबडक्शन कहते हैं। तो वोकल कार्ड्स के जो
पार्ट से वो एक दूसरे से सेपरेट अलग अलग दूर जाएंगे जब हम ब्रीथिंग करेंगे। और एडक्शन हम किस एड से निकला है, मतलब एक दूसरे के करीब आते हैं। जब हम स्पीकिंग करते हैं या सिंगिंग करते हैं तो उस दौरान ये वोकल कार्ड जो है एक दूसरे के करीब आते हैं और हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। ये आप देख लें, ये हमारे पास ये हमारे पास टंग है, ये एपिग्लाटस है, और ये जो है ये हमारे पास ये ये दोनों हमारे पास वोकल कार्ड्स हैं। जब हम स्वॉल्विंग करते हैं या ब्रीथिंग हम करते हैं तो ये वोकल कार्ड्स जो है, ब्रीथिंग करते हैं तो ये वोकल कार्ड्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, एबडक्शन होती है। लेकिन ड्यूरिंग स्पीकिंग और सिंगिंग ये एक दूसरे के करीब आते हैं। इसके बाद हम लेरिंग्स के ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो लेरिंग्स को ब्लड सप्लाई जो है वो एंड सुपीरियर और इंफीरियर लेरेंजल आर्टरीज हमारे पास लेरिंग्स में मौजूद होती है, जो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। जबकि थायराइड आर्टरी जो है वो हमारे पास उससे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और फिर वो इंटरनल जुगुलर वेन के साथ कंबाइन हो जाती है, जो कि बाद में सुपीरियर वेना केवा के साथ कंबाइन होके फिर हार्ट में एंटर होती है। नर्व्स की सप्लाई जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कहाँ से उसकी कंट्रोल होती है, फ्रॉम वेगस नर्व्स। वेगस नर्व जो है वो लेरिंग्स में मौजूद होता है, उसकी ब्रांचेज, तो वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो हमारे पास सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया के थ्रू जो है, उसकी सप्लाई के थ्रू जो है वो कंट्रोल होता है। अब ये पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक क्या है, ये हमारे पास ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम के टाइप्स है, पर दो टाइप्स है। ये सिंपैथेटिक को हम फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास किसी भी डेंजर में, किसी भी पेयर में, एंजाइटी वगैरह में वर्क करती है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में जो है उसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। और ये हम जब सिंपैथेटिक सिस्टम कोई भी पेयर वगैरह हो तो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वो वर्क करता है, जिसके थ्रू जो है, जिसकी वजह से हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाता है और बीपी जो है हाई हो जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक जो है सिंपैथेटिक सिस्टम के अपोजिट वर्क करता है और बॉडी को नॉर्मलाइज की तरफ लेके जाता है। उसके बाद हमारे पास है लेरिंग्स की फिजियोलॉजी। ईयर लीव्स द लंग, ईयर जो है लंग से लीव करती है। वोकल कार्ड्स वाइब्रेट, तो वोकल कार्ड जो है क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं एंड प्रोड्यूस साउंड, और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। टंग एंड लिप्स एक्ट ऑन साउंड टू प्रोड्यूस स्पीच, टंग और लिप्स जो है वो आगे स्पीच में हेल्प करते हैं। और साउंड जो है कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वोकल कार्ड में प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसको अल्फाज में तब्दील करना ये किसका काम है, टंग का और लिप्स का। और ये हमारे पास इस प्रोसेस को फोनेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास साउंड को स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। Epiglottis, a special leaf-like piece of cartilage, closes the opening into larynx during swallowing। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि epiglottis जो है वो लीफ लाइक पीस होता है कार्टिलेज का, इलास्टिक कार्टिलेज का, जो कि ड्यूरिंग swallowing जो है हमारे पास लेरिंग ओपनिंग को क्लोज करता है। अ पैसेज वे ऑफ फॉर ईयर, दूसरा लेरिंग्स का क्या फंक्शन है, ये एक पैसेज वे है जिसके थ्रू फेरिंग्स से ईयर जो है वो ट्रेकिया में जाती है। द ह्यूमिडिफाइंग, वार्मिंग एंड फिल्टरिंग प्रोसेस ऑफ इनहेल्ड एयर कंटिन्यूज व्हाइल इट पासेस लेरिंग्स। वाटर हमारे पास जो है ईयर की ह्यूमिडिफाइंग और उसकी वार्मिंग और फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है हमारे पास लेरिंग में कंटिन्यू रहती है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे पास ट्रैकिया से स्टार्ट होती है अल्वेलाई तक,
कहाँ से स्टार्ट होती है? ट्रेकिया से, और एल्वियोलाई पर एंड होती है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ट्रेकिया आती है। ट्रेकिया में ईयर जो है वो लेरिंक्स से एंटर होती है, वो आगे ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से प्राइमरी ब्रोंक्यूल होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और लास्ट में हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में एयर चला जाता है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर डक्ट्स में, और एल्वियोलर डक्ट से वो एल्वियोलाई में एंटर होती है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ट्रेकिया है। ट्रेकिया से आके नीचे जो है वो टू ब्रोंकाई में डिवाइड हुई है। एक जो है राइट लंग को जाती है और दूसरा लेफ्ट लंग को। तो वो आगे फिर फर्दर ब्रोंकाई जो है प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हुई है। प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स जो है आगे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में, और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, और फिर वो अल्वियोलर डक्ट्स में वहाँ से एयर जाती है, और लास्ट में हमारे पास एल्वियोलाई में एयर एंटर हो जाती है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पहला पार्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया, जिसको हम विंडपाइप भी कहते हैं, इज़ अ ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम लेरिंग्स टू अ सेंटर ऑफ द चेस्ट। ये कहाँ से एक्सटेंड हुआ है? लेरिंग्स से लेकर सेंटर ऑफ द चेस्ट। जो चेस्ट है, हमारी जो छाती है, बिल्कुल इसके मिड तक ये एक्सटेंड हुआ होता है। कैरीज ईयर फ्रॉम द लेरिंग्स टू ब्रोंकाई। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये ईयर को कैरी करता है लेरिंग से ब्रोंकाई तक। जो ट्रेकिया जहाँ पर डिवाइड हो जाती है, उस रीजन को हम करीना कहते हैं। डायग्राम देख ले, जो ये रीजन है बिल्कुल जहाँ पर ये ब्रोंकाई ट्रेकिया जो है दो ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, तो उस रीजन को हम करीना कहते हैं। इट इज़ 10 to 11 centimeter or 10 to 12 centimeter long and lies mainly in the median plane in the front of the esophagus. ये कहाँ पर बिलोंग करती है? ये 10 to 12 सेंटीमीटर या 10 to 11 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, और ये लाइज कहाँ करती है? ये हमारे पास बिल्कुल इसोफेगस के फ्रंट साइड पर, फ्रंट साइड पर इसोफेगस द ट्रैकिया होती है, और उसके बिल्कुल पीछे इसोफेगस होता है। It contains a series of C-shaped cartilage which help keep trachea open. इसमें C-shaped cartilage होते हैं जो कि ट्रेकिया को ओपन रखने में हेल्प करते हैं। ये तकरीबन 16 to 20 C-shaped cartilage होते हैं, 16 to 20। उसके बाद पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ ट्रेकिया है। ट्रेकिया बाइफरकेट्स एट द करीना इनटू टू ब्रोंकियाई। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जहाँ पर ट्रेकिया जो है टू ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, उस रीजन को क्या कहते हैं? करीना। Together the trachea and the two primary bronchi are referred to as the bronchial tree. ट्रेकिया और टू प्राइमरी ब्रोंकाई को कंबाइनली हमारे पास क्या कहते हैं? ब्रोंकियल ट्री। टू प्राइमरी ब्रोंकाई और ट्रेकिया ये मिलकर हमारे पास क्या बनाती है? ब्रोंकियल ट्री बनाती है। At the end of the bronchial tree lie the alveolar ducts, the alveolar sacs, and finally the alveoli. Bronchial tree के नीचे हमारे पास एल्विलर डक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्विलर डक्ट्स। ब्रोंकाई जो है प्राइमरी ब्रोंकाई वो आगे डिवाइड हुई होती है ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और लास्ट में वो एल्विलर डक्ट्स, और उसके बाद हमारे पास एल्विलर सेक्स, जिसमें हमारे पास फाइनली एल्विलाई होती है। असल में ये गैसियस एक्सचेंज जो है ये एल्विलाई में होता है। स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद ट्रैकिया। सुपीरियरली ट्रैकिया के अपर साइड पर हमारे पास क्या होता है? लेरिंग्स। इंफीरियरली नीचे साइड पर हमारे पास राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई होते हैं। एंटीरियर साइड पर, फ्रंट साइड पर इस्मस ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता है, एंड द आर्क ऑफ द एओर्टा एंड स्टर्नम। स्टर्नम और एओर्टिक आर्क जो है वो फ्रंट साइड पर होते हैं। पोस्टीरियरली पीछे साइड पर हमारे पास इसोफेगस होता है, और
लेटरल साइड पर लंग्स एंड लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रेकिया के सुपीरियर साइड पर लेरिंग्स मौजूद है। ट्रेकिया जो है आगे डिवाइड हुई होती है प्राइमरी ब्रोंकाई में, टू प्राइमरी ब्रोंकाई में, जो कि राइट और लेफ्ट लंग में फिर एंटर होती है। ट्रेकिया की एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेकिया इज कंपोज्ड ऑफ 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज। ट्रेकिया में हमारे पास क्या होता है 16 to 20, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 16 to 20 सी शेप्ड रिंग होते हैं, और ये रिंग कौन से कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं, हाइलैंड कार्टिलेज। इसोफेगस में हमने पढ़ा कि इसोफेगस जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जबकि ट्रेकिया हमारे पास हाइलैंड कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। The posterior incomplete space is covered by connective tissue and involuntary muscle। ये पोस्टीरियर साइड पे इनकम्प्लीट होते हैं, और ये इनकम्प्लीट रीजन जो है ट्रेकिया का, ये कनेक्टिव टिश्यू और इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर बना होता है। ट्रेकिया हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू अराउंड इट। ट्रेकिया में हमारे पास 3 लेयर ऑफ टिश्यू होते हैं। जो आउटर लेयर होता है सबसे बाहर वाला, वो पेब्रस और इलास्टिक होता है। मिडल लेयर जो है वो कार्टिलेज से बना होता है और बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। और जो इनर लेयर है वो सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। कौन से एपिथेलियम होते हैं, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम, मतलब इसमें सीलिया भी है और कलमनर एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। तो कलमनर एपिथेलियम है, इसका मतलब ये है कि इसमें गॉबलेट सेल्स होंगे जो कि वो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल होते हैं। और सिलिएटेड है तो ये एयर को फिल्टर करते हैं। अब ट्रेकिया की ब्लड और नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। इन्फीरियर थायराइड एंड ब्रोंकियल आर्टरीज, इसमें हमारे पास इन्फीरियर थायराइड और ब्रोंकियल आर्टरीज होते हैं। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेकिया को प्रोवाइड करती है। इन्फीरियर थायराइड वीन एंड ब्रेकियोसेफेलिक veins carry the deoxygenated blood from the trachea toward the heart। जो इंफीरियर थायराइड वीन एंड ब्रेकियोसेफेलिक वीन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रेकिया से लेकर जाती है हार्ट में। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व सप्लाईज हुई होती है ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया का फंक्शन और इसकी फिजियोलॉजी क्या है। इसके दो मेन फंक्शन है। एक ये सपोर्ट एंड पेटेंसी प्रोवाइड करता है, दूसरा ये म्यूकोसिलरी एस्केलेटर है। ये सपोर्ट एंड पेटेंसी किस तरह है प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज एंड इलास्टिक टिश्यू प्रिवेंट थिंकिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ईयरवे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें कौन से कार्टिलेज होते हैं, हाइलैंड कार्टिलेज होते हैं, सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग होते हैं, और इलास्टिक टिश्यूज होती है इसमें, जो कि इसके ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करती है और ईयरवे को ओपन रखती है। हेड एंड नेक मूवमेंट, हेड एंड नेक मूवमेंट में भी सी शेप्ड रिंग जो है ये हेल्प करती है, उसको ओपन रखती है। जब हम हेड को फ्लेक्स करते हैं या एक्सटेंड करते हैं या लेटरल साइड पर उसको मूव करते हैं, तो उस दौरान हमारे पास ट्रेकिया जो ओपन रहते हैं वो इन सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स की वजह से ओपन रहती है। व्हेन इंट्रा थोरेसिक प्रेशर इज नेगेटिव, जब हमारे पास इंट्रा थोरेसिक प्रेशर नेगेटिव हो तो उस वक़्त भी हमारे पास ट्रेकिया जो है वो कार्टिलेजिनस और इलास्टिक टिश्यू की वजह से ओपन रहती है। एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज पोस्टीरियरली अलाउस कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन। ये जो सी शेप्ड है पोस्टीरियर साइड पर, बैक साइड पर जो इनकम्प्लीट हुआ है, जिसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, तो वो क्या हेल्प करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन और डायलेशन में हेल्प करती है। ट्रेकिया का एक और फंक्शन है कफ रिफ्लेक्स। तो कफ रिफ्लेक्स में ट्रेकिया किस तरह किरदार अदा करती है। हमारे पास लेरिंग्स में, ट्रेकिया में एंड ब्रोंकाई में नर्व्स एंडिंग होती है। वो नर्व्स एंडिंग कोई भी इरिटेशन वगैरह हो, कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह हो इन रीजन में,
या कोई और स्टिमुलाई जो है जिसकी वजह से इरिटेशन हो, वेगन वेगस नर्व्स की एंडिंग वहाँ पर होती है लेरिंग्स में, ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में, तो वो इरिटेशन की वजह से उसमें इम्पल्स जनरेट होती है, एक मैसेज जनरेट होता है जो उस वेगस नर्व्स के थ्रू ब्रेनस्टेम में जाता है। जब ब्रेनस्टेम में जाता है तो वो आगे क्या करता है, वो डीप रिस्पायरेशन करता है। इससे रिजल्ट वो डीप रिस्पायरेशन करता है। जब डीप रिस्पायरेशन होती है उसके रिजल्ट में ग्लाटस जो है वो क्लोज हो जाता है और एबडक्शन हो जाती है, और रिस्पायरेटरी मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में सडन रिलीज ईयर, जिसके नतीजे में क्या होता है, ईयर जो है वो एकदम से रिलीज हो जाती है फ्रॉम द बॉडी, और वो अपने साथ एक्सपेल करती है म्यूकस को एंड फॉरेन बॉडी को। इस जो स्नीजिंग वगैरह होती है वो भी इसी कप रिफ्लेक्स के थ्रू होती है। वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग आर कंटिन्यूड थ्रू द ट्रेकिया। ट्रेकिया में वार्मिंग भी होती है, ह्यूमिडिफिकेशन भी होती है ऑफ द ईयर, और फिल्ट्रेशन ऑफ द ईयर भी कंटिन्यू होती है। तो रिस्पिरेटरी ट्रैक का दूसरा पार्ट है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई। ईच ब्रोंकस carries air from the trachea at about the fifth thoracic vertebra to the lungs. हर एक ब्रोंकाई जो है या ब्रोंकस जो है वो ईयर को ट्रैकिया से लेती है। किस पोजीशन पर? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर वो ब्रोंकस टू ब्रोंकाई में डिवाइड हुई होती है ट्रैकिया, और वो फिर आगे लंग में एंटर हो जाती है। इन द लंग्स bronchi continue to divide into smaller and smaller bronchioles until they divide into the smallest branch is called bronchioles. जब ये ब्रोंकाई लंग में एंटर होती है राइट और लेफ्ट लंग में, तो वो आगे इनटू स्मॉलर और स्मॉलर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और उसके आगे जो है एल्वियुलर डक्ट्स होते हैं जो कि एल्वियुलर सेक्स में प्रेजेंट होते हैं, और लास्ट में वो एल्वियोलाई पर एंड होते हैं। ये जो ब्रोंकाई जो स्मॉलर स्मॉलर ब्रोंक पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में फ़र्क क्या है? द राइट ब्रोंकस इज वाइडर, शार्टर एंड मोर वर्टिकल देन लेफ्ट। जो राइट ब्रोंकस है वो वाइडर होती है, उसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, वो अंदर से ज़्यादा चौड़ा होता है, और शार्टर वो बहुत कम होती है, उसकी लेंथ जो है वो कम होती है। एंड मोर वर्टिकल देन लेफ्ट, और वो ज़्यादा वर्टिकल होता है। ये आप देख ले इस वर्टिकल का मतलब क्या है। ये हमारे पास लंग है, तो ये जब ऊपर से ट्रेकिया आई होती है तो ये शार्टर होती है, और ये लेफ्ट वाला जो है वो थोड़ी लॉन्गर होती है, और ये डायरेक्ट जो है वो इस तरह वर्टिकल गई होती है, जबकि ये ट्रांसवर्स जो है एक्सटेंड हुई होती है। ये थोड़ा सा नीचे वर्टिकल नीचे की तरफ आई हुई होती है। राइट ब्रोंकस इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। आफ्टर एंटरिंग द लंग एट हेलम, जब जिस जगह से एंटर होती है उसको हम क्या कहते हैं? हेलम। तो ये लंग में एंटर होती है, तो ये जो ही एंटर हो जाती है ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। जो राइट ब्रोंकाई है या ब्रोंकस है वो जो राइट लंग्स में एंटर होके 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जो कि जिससे आगे फिर फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस निकलते हैं जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ये 3 ब्रांचेस में क्यों डिवाइड हुई होती है? क्योंकि राइट लंग में हमारे पास 3 लॉब्स है, हर एक ब्रांच जो है वो एक एक लॉब में एंटर होती है। लेफ्ट ब्रोंकस इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो ज़्यादा लंबा है। After entering the lung at the hilum, divided into 2 branches and then 2 smaller tubules.
ये जब लंग्स में एंटर होती है आगे दो पार्ट्स में, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। दो ब्रांचेस में इसलिए कि लेफ्ट लंग में हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, राइट लंग में 3 लोब्स, तो 3 ब्रांचेस, और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स, तो 2 ब्रांचेस होती है ब्रोंकस की। ये आप देख ले, ये हमारे पास राइट राइट ब्रोंकाई है, और ये जो है ये हमारे पास लेफ्ट ब्रोंकाई का रीजन है। तो ये राइट ब्रोंकाई जो है वो हमारे पास 3 ब्रांचेस में आगे डिवाइड हुई होती है, और ये थोड़ा वर्टिकल आया हुआ है नीचे की तरफ, और ये लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल गया हुआ है, और ये 2 ब्रांचेस में, एक ये वाला ब्रांच है और दूसरा ये वाला ब्रांच बना हुआ है। तो ये 2 ब्रांचेस में लेफ्ट, और राइट वाला हमारे पास 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेम टिश्यू एज ट्रेकिया। इसमें वही टिश्यू होते हैं जो कि हमारे पास ट्रेकिया में मौजूद होते हैं। एट ब्रोंकियल लेवल द कार्टिलेज आर रिप्लेस्ड बाय थिकर स्मूथ मसल। अब ऊपर से हमारे पास क्या होता है, कार्टिलेज होते हैं, और ब्रोंकाई में स्टार्टिंग में कार्टिलेज होते हैं, और लास्ट में एंड में वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं स्मूथ मसल्स में, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू नर्व स्टिमुलेशन। जो कि वो आगे उसमें स्मूथ मसल्स में क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, नर्व्स एंडिंग होते हैं जो इसकी स्टिमुलेशन करते हैं। Ciliated mucous membrane are replaced by non-ciliated cuboidal shaped cells and the distal bronchioles। जो लास्ट वाले ब्रोंक्योल्स हैं, डिस्टल ब्रोंक्योल्स है, उसमें हमारे पास जो नॉन सिलिएटेड क्यूबोइडल शेप सेल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ऊपर रीजन में ब्रोंकाई के और ट्रेकिया के करीब जो रीजन है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे लाइन इस तरह आए हुए हैं, एक ये आया हुआ है, एक ये आया हुआ है, और एक यहाँ से ऐसा आया हुआ है। मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 लॉब्स ऑफ द राइट लंग। जबकि दूसरी साइड पर देख ले तो एक ही ये लाइन आया हुआ है, और लंग को 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया हुआ है। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास 2 लॉब्स होते हैं और 2 ब्रांचेज होते हैं, जबकि राइट साइड पर हमारे पास 3 लॉब्स होते हैं और 3 ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कहाँ से होती है? तो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज होती है। राइट ब्रोंकियल आर्टरीज जो है वो राइट साइड ऑफ द लंग्स और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है, जबकि लेफ्ट ब्रोंकियल ट्री आर्टरीज जो है वो लेफ्ट ब्रोंकियल ट्री को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। ब्रोंकियल वीन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाती है? वो ब्रोंकियल वीन्स लेके जाते हैं। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई आर थ्रू वेगस नर्व्स। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इसकी किसके थ्रू होती है? वेगस नर्व्स के थ्रू। वेगस नर्व्स के एंडिंग होते हैं जो कि उसके वहाँ से मैसेज लेकर जाते हैं और वापस किसी भी मैसेज को, किसी भी स्टिमुलाई को वहीं पर आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, और सिंपैथेटिक में ब्रोंको डायलेशन होती है। जब भी हमारे पास कोई भी स्टिमुलस आ गया, कोई भी फेयर वगैरह की सिचुएशन हो, कोई भी डेंजर वगैरह हो, तो उस वक़्त हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो ब्रोंको डायलेशन होती है, ब्रोंकस जो है वो डायलेट हो जाता है, तो उसको वापस नॉर्मल की तरफ लाना पैरासिम्पैथेटिक का काम है। तो पैरासिम्पैथेटिक उसको किस तरह वापस नॉर्मल में लाएगा? तो वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करेगा, ब्रोंकाई को कंस्ट्रक्ट करेगा, उसको नैरो करेगा। फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई: control the volume of air enter into the lungs by constriction and dilation process। ये क्या करता है? वॉल्यूम ऑफ द एयर को कंट्रोल करता है कि कितना वॉल्यूम, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो राइट और लेफ्ट लंग में एंटर होगा। ये कौन कंट्रोल करता है? ये ब्रोंकाई कंट्रोल करता है।
ये किस तरह उसकी कंट्रोल करता है, ये कंस्ट्रक्शन और डायलेशन के थ्रू कंट्रोल करता है कि कब कंस्ट्रक्ट होना है। अगर कंस्ट्रक्ट हो गया तो कम एयर जो है लंग्स में एंटर होगी, और अगर डायलेट हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारे पास लंग में एंटर होगी। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, इसमें ब्रोंकाई में हमारे पास क्या होते हैं, सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस कलमनर इपिथेलियल सेल्स होती है जो कि हमारे पास म्यूकस को सिक्रीट करती है, तो वो ह्यूमिडिफिकेशन भी करती है और एयर को वार्म भी रखती है। सपोर्ट एंड पेटेंसी प्रोवाइड करना भी इसका फंक्शन है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ इरिटेंट्स, जितने भी इरिटेंट्स वगैरह, जम्स वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो गए, उसको रिमूव करना थ्रू कफ रिफ्लेक्स, वो भी ब्रोंकाई करती है। इसके बाद हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। लिब्यूल्स, लिब्यूल्स अब क्या है, लिब्यूल्स द ब्लाइंड ईंड्स ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक। लिब्यूल्स क्या है, ब्लाइंड ईंड है रिस्पिरेटरी ट्रैक के। यहाँ पर जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो जाता है। कंसिस्ट ऑफ रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये इसमें हमारे पास क्या होता है, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स होते हैं और एल्वियोलाई होते हैं। मतलब लिब्यूल्स में हमारे पास 3 चीज़ें होती है, एक रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, दूसरा एल्वियोलर डक्ट्स और तीसरा हमारे पास एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई क्या है, वो टिनी ईयर सैक्स होते हैं, छोटे छोटे ईयर सैक्स होते हैं जो जिसमें हमारे पास अंदर छोटे एल्वियोलर सैक्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एल्वियोलाई मौजूद होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये आप देख ले, ये हमारे पास ये एल्वियोलर डक्ट्स है, ये रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ये जो आगे गए हैं जिसके साथ ये एल्वियोलर सैक्स अटैच है, तो ये हमारे पास क्या है, ये रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या टर्शरी ब्रोंक्यूल्स से आगे निकलती हैं। ये जो ईंड में वाइट वाइट जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर सैक्स है, और उसमें अंतर हमारे पास एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। सही है। एल्वियोलाइज रिजेंबल्स बंच ऑफ ग्रेप्स, एल्वियोलाई बिल्कुल एक ग्रेप्स के गुच्छे की तरह होती हैं। इसका शक्ल जो है बिल्कुल ग्रेप्स जो अंगूर होता है उसके जो गुच्छा होता है बिल्कुल उसी तरह होता है। एन एडल्ट लंग कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन एल्वियोलाई। एक एडल्ट आदमी का जो लंग होता है, एक एडल्ट मैन का जो लंग होता है, उसमें कितने हमारे पास होते हैं, 500 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। दोनों लंग में हमारे पास कितने होते हैं, 500 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड कंटेन अ रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसमें एक लेयर से मिलकर बना होता है एपिथेलियल टिश्यू का, एंड कंटेंट, और इसमें हमारे पास रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं। ये एक लेयर से बना होता है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू का एक लेयर होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास गैसियस एक्सचेंज हो, और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज एयर के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कैपिलरीज allow oxygen and carbon dioxide to be exchanged between blood and lungs। कैपिलरीज में हमारे पास, कैपिलरीज और अल्वियोलाई में हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है बिटवीन द ब्लड्स और लंग्स, लंग्स और ब्लड में। इनर सरफेस ऑफ एल्वियोलाई आर कवर्ड विद फैटी सब्सटेंसेस। जो एल्वियोलाई का इनर सरफेस है वो फैटी सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जिसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एल्वियोलाई को कोलेप्स होने से। एल्वियोलाई की को कोलेप्स होने से कौन प्रिवेंट करता है, सर्फेक्टेंट। इसके अलावा ये जो है जर्म्स को किल करने में भी हेल्प करता है। अब एल्वियोलाई और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का फंक्शन क्या है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है हमारे पास ब्लड और
एल्वियोलाई के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज है इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई में। उसके बाद ये डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, ये एल्वियोलाई इसमें सर्फेक्टेंट होते हैं। तो वो सर्फेक्टेंट ये जो क्या करते हैं वो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डिफेंस डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। एट दिस लेवल देयर आर नो सिलिएटेड एपिथेलियम। हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई में कोई भी एपिथेलियल सिलिएटेड एपिथेलियल प्रेजेंट नहीं होती, ना ही गॉबलेट सेल्स होते हैं। तो गॉबलेट सेल नहीं है तो म्यूकस कोई भी सीक्रेट नहीं होता। Now there is loose network of connective tissue with macrophages, और उसमें हमारे पास लूज नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और एल्वियुलर मैक्रोपेजेस होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? एल्वियुलर मैक्रोपेजेस होते हैं जो कि हमारे पास इम्यूनिटी में हेल्प करती है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। While alveoli and alveolar ducts have single layer of the squamous epithelial cells, एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का एक लेयर होता है। यहाँ पर भी वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर होती है। इसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है हमारे पास लंग। डिवीजन ऑफ द ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई आर फाउंड इन ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स। ये ब्रोंकाई के डिवीजन और आगे एल्वियोलाई ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद होते हैं? असल में ये लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। द लंग आर कोन शेप्ड एंड आर मेनली डिवाइडेड इन। लंग जो हमारे पास कोन शेप्ड होते हैं। शेप्ड इसकी क्या है? कोन शेप्ड। ये आप देख ले लंग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये लंग का एफेक्स है। ये जो रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? ये कोस्टल सरफेस है इसका। इसी तरह इस लंग का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये रीजन है, ये जो स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं? कोस्टल सरफेस। इसके बाद ये बेस ऑफ द लंग है जो कि डायफ्राम पर लाई करता है, और ये रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेस है उसको मिडास्टिनल सरफेस कहते हैं। कोस्टल सरफेस और मिडास्टिनल सरफेस। और ये फिशर जो है, फिशर ये एक फिशर आ गया, ये दूसरा फिशर। टू फिशर और 3 लोब्स हमारे पास राइट लंग्स में होते हैं, और 1 फिशर और 2 लोब्स हमारे पास लेफ्ट लंग में मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक रीजन है ये कार्डियक इम्प्रेशन या कार्डियक नोच। यहाँ पर चूंकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास हार्ट होता है तो उसकी वजह से ये रीजन थोड़ा सा बैक साइड पर है। ये देख लिया आप, राइट साइड पर नॉर्मल है लेकिन लेफ्ट साइड पर अंदर की तरह धसा हुआ है। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? कार्डियक इम्प्रेशन कहते हैं। उसके बाद है राइट लंग हैज़ 3 सेक्शन आर लोब्स। राइट लंग में हमारे पास 3 सेक्शन या लोब्स है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। लेफ्ट लंग में हमारे पास 2 लोब्स है, सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब। मिडल लोब इसमें नहीं होता। लेफ्ट लंग स्मॉलर बिकॉज हार्ट इज लोकेटेड टुवर्ड लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। लेफ्ट लंग जो है हमारे पास स्मॉलर होते हैं क्योंकि लेफ्ट लंग जो है इसमें क्या होते हैं, उस साइड पर लेफ्ट साइड पर हमारे पास बॉडी में हार्ट होता है जिसकी वजह से लेफ्ट लंग थोड़ी स्मॉलर होती है। जो राइट लंग है वो हमारे पास 55% ऑफ द लंग्स है, और लेफ्ट जो लंग है वो हमारे पास कितनी है? 45%। उसके बाद फ्लोरा एंड फ्लोरल कैविटी है। ईच लंग इज इनक्लोज इन ए मेम्ब्रेन और सेक कॉल्ड ए फ्लोरा। हर एक लंग जो है वो एक मेम्ब्रेन ने इसको क्लोज किया हुआ है, एक मेम्ब्रेन के अंदर है, एक सेक, एक जाली के अंदर है। उस जाली को हम क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। द फ्लोरा कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। फ्लोरा में हमारे पास 2 लेयर्स होते हैं, एक विसरल लेयर है और एक पैराइटल लेयर है। जो विसरल फ्लोरा है वो अटैच हुई होती है सरफेस ऑफ द लंग्स में। ये आप देख ले,
ये फॉर एग्जांपल एक लंग है, ये विसरल क्या है, फ्लोरा है, और इसके आगे ये वाला पेरेटल फ्लोरा है, ये आगे चेस्ट वॉल की तरफ होता है, और ये विसरल फ्लोरा जो है ये लंग्स की जो सरफेस है उससे अटैच हुआ होता है। प्लूरल स्पेस कैविटी एरिया बिटवीन टू लेयर्स, ये जो टू लेयर्स के दरमियान एरिया है, विसरल लेयर और विसरल फ्लोरा और पेराइटल फ्लोरा के दरमियान जो स्पेस है, इस रीजन को हम जो है प्लूरल स्पेस कहते हैं, और इसमें हमारे पास एक फ्लूइड होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, दैट लुब्रिकेट्स मेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट रखता है, एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन एज लंग्स एक्सपेंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हमारे पास लंग्स एक्सपेंड होती है ड्यूरिंग ब्रीथिंग तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होने से कौन प्रिवेंट करता है, फ्लोरल फ्लूइड प्रिवेंट करता है। बोथ लंग्स along with heart and major vessels are located in the thoracic cavity, दोनों लंग्स और हमारे पास हार्ट जो है और मेजर जो वेसल्स है जो यहाँ पर ब्लड प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करते हैं और डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं, वो हमारे पास thoracic cavity में होते हैं। ये सारे जो ऑर्गन है ये हमारे पास कौन सी क्यूविटी में होते हैं, thoracic cavity में। ये आप देख लिए विसरल फ्लोरा जो है वो अंदर लंग के करीब होता है, जबकि पेराइटल फ्लोरा जो है वो विसरल फ्लोरा के अपर साइड पर होता है, और फिर आगे जो है वो चेस्ट वाल होती हैं। फिजियोलॉजी, अब रिस्पायरेशन, अब रिस्पायरेशन का फंक्शन, बेसिक फंक्शन क्या है, किस वजह से हमें रिस्पायरेशन करना होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिस्पायरेशन हम क्यों करते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए, ताकि वो जो एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से एक्सक्रीट किया जा सके, और ऑक्सीजन जो कि हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन की नीड होती है, एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो उस एनर्जी के लिए हम ऑक्सीजन को अंदर बॉडी में लेते हैं। हमारे पास एटमॉस्फेयर में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.9% आर्गान और ट्रेस जो है हमारे पास 0.1% होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन एटमॉस्फेरिक में 0.03% है। ट्रेसेस गैसेस जो है उसमें हमारे पास मीथेन हो गया 0.4%, हीलियम हो गया, नियान हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ट्रेसेस में ये जो 0.1% है इसमें मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, तकरीबन 93% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। अब कंपोजिशन है इंस्पायर्ड एयर की और एक्सपायर्ड एयर की, तो नाइट्रोजन हो गया, और वो हमारे पास क्या होते हैं, इंस्पायर्ड एयर में 78% होता है, और एक्सपायर्ड एयर में भी 78% है। मतलब जो एयर हम इंस्पायर्ड करते हैं 78% नाइट्रोजन वो अंदर बॉडी में लेके जाता है, और जब हम एक्सपायर्ड करते हैं तो वही एयर 78% नाइट्रोजन को वो दोबारा बॉडी से बाहर एक्सहेल करते हैं। तो हमारे पास नाइट्रोजन की इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में कंसंट्रेशन इक्वल है, क्योंकि ये बॉडी हमारी नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं करती। ऑक्सीजन, इंस्पायर्ड ईयर में हमारे पास ऑक्सीजन 21% है, जबकि एक्सपायर्ड ईयर में 16% है। तो 21 को जब हम 16 से माइनस करते हैं तो 5% हमारे पास आता है, मतलब 5% जो है वो ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन वो यूज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बाहर एटमॉस्फेयर में 0.03 या 0.04% है, जब वो हम इंस्पायर करते हैं तो अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चूँकि ज़्यादा होती है, तो वो अंदर वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी हम एक्सपेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं बाहर, तो हमारे पास टोटल 4% होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस होती है तो उसकी कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है।
वाटर वेपर की कंसंट्रेशन वेरिएबल है इंस्पायर्ड एयर में। इंस्पायर्ड एयर वो एयर है जो बाहर एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, इसको हम एटमॉस्फेरिक एयर भी कह सकते हैं। तो वाटर वेरिएबल, अगर नमी बाहर ज़्यादा है तो वाटर वेपर बाहर ज़्यादा होंगे, अगर नमी कम है तो इंस्पायर्ड एयर में वाटर वेपर कम होंगे। जबकि एक्सपायर्ड ईयर में वाटर की वेपर की कंसंट्रेशन सेचुरेटेड होती है, फुली सेचुरेटेड जो है वो एक्सपायर करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब ये सेचुरेटेड क्यों होती है? क्योंकि ये कुछ वाटर वेपर जो है हमारे पास रिस्पायरेशन के दौरान भी प्रोड्यूस होते हैं। मॉइस्चर इवापोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। वाटर वेपर जो है वो एल्वियोलाई के सरफेस से भी इवापोरेट होते हैं। तो उस सब जो है एक्सपायर्ड एयर को सेचुरेटेड बनाती है। अब स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन में बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। एक हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन है या ब्रीथिंग है, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है और तीसरा फिर उसके बाद इंटरनल रेस्पायरेशन है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन की तरफ जाते हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है। वेंटिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। वेंटिलेशन क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पल्मोनरी वेंटिलेशन को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। इसमें 2 फेजेस है, एक इंस्पायरेशन या इनहेलेशन है और एक एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन है। तो ये 2 प्रोसेस होती है, इसको हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। Phases of pulmonary ventilation. There are 12 to 20 breaths per minute normally. जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या है? ब्रीथिंग रेट या रेस्पायरेटरी रेट हमारे पास 12 टू 20 ब्रीथ्स पर मिनट है। अगर ये 20 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम टेकेपनिया कहते हैं। इंक्रीज्ड ब्रीथिंग रेट या रेस्पायरेटरी रेट को हम क्या कहते हैं? टेकेपनिया। और अगर 12 से कम हो जाए तो उसको हम ब्रेडिपनिया कहते हैं। और ब्रेडेपनिया जिसका मतलब है डिक्रीज्ड रेस्पायरेटरी रेट। अब ब्रीथ कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। ब्रीथ में हमारे पास क्या होती है? 3 फेजेस होती है। एक इंस्पायरेशन होती है, दूसरा एक्सपायरेशन होती है और तीसरा इनके दरमियान पाज होती है, एक वक्फा होता है। अब हमारे पास इंस्पायरेशन और इनहेलेशन और एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, इनमें चेंजेस क्या क्या होती है? एयर प्रेशर इनसाइड द लंग मस्ट ड्रॉप टू गेट एयर इन। जब हमारे पास एयर प्रेशर लंग्स में फॉल करेगा, ड्रॉप करेगा, तो बाहर से एयर जो है वो अंदर की तरफ रश करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, इनटू द लंग जाएगा। जब लंग में एयर चला जाता है तो क्या करता है? वो लंग्स को एक्सपेंड करता है। दूसरा कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम अकर होता है। क्या होता है? डायफ्राम की कंट्रैक्शन होती है। जब डायफ्राम की कंट्रैक्शन होती है तो ये नॉर्मल डायफ्राम है, जब इसकी कंट्रैक्शन होगी तो ये इस तरह स्ट्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस तरह स्ट्रेट हो जाएगी। मतलब ये डायफ्राम जो है ये ऊपर वाला ये नॉर्मल है, ये डूम शेप्ड है। तो ये ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या हो जाएगा? लेस डूम शेप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस डूम शेप्ड हो जाएगा। एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल्स है उसकी भी कंट्रक्शन हो जाती है। डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो लेस डूम हो जाएगा। द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड, जो थोरेसिक कैविटी है वो एक्सपेंड कर जाएगी, क्योंकि लंग्स एक्सपेंड हुई है तो थोरेसिक कैविटी भी ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाती है। एंड द फ्लूरा एंड द लंग्स आर पुल्ड आउटवर्ड, और फ्लूरा और लंग्स जो है वो आउटवर्ड पुल होते हैं। क्योंकि वो जब आउटवर्ड जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लंग्स या थोरेसिक कैविटी जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी। अब एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में क्या होता है? एयर प्रेशर इनसाइड द लंग मस्ट इंक्रीज टू पुश एयर आउट। जब हमारे पास लंग में एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो वो बाहर एयर प्रेशर डिक्रीज है और अंदर लंग में इंक्रीज है, तो प्रेशर जहाँ पर कम होगी तो वहाँ पर एयर मूव करेगी। तो बाहर कम है एयर प्रेशर और अंदर लंग में ज़्यादा है तो लंग से एयर वो रश करेगी आउटसाइड द एनवायरनमेंट की तरफ। ऐसा रिजल्ट क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी।
वो क्या अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ वापस चले जाएगी। द रिकाइल ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स एट द डायफ्राम, जो डायफ्राम में इलास्टिक फाइबर्स है वो वापस से रिकाइल हो जाएगी, मतलब वो वापस ये इसमें हमारे पास क्या होता है, ये लेस डूम हो जाती है, ये नॉर्मल है तो ये लेस डूम हो जाती है, और एक्सहेलेशन में हमारे पास या एक्सपायरेशन में हमारे पास ये मोर डूम हो जाती है। सही है, वापस रिकॉइल हो जाती है। थोरेसिक कैविटी बिकम स्मॉलर, और थोरेसिक कैविटी का जो एक्सपेंड हुई होती है वो वापस स्मॉलर हो जाती है। एल्विलर प्रेशर एक्सीड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एल्विलर प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसमें, तो जिसकी वजह से एयर जो है वो रश करती है आउटसाइड द इन्वायरमेंट की तरफ। ये आप देख ली, इनहेलेशन की हुई है, ईयर इनसाइड गई हुई है, तो डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आया हुआ है, लेस डोम शेप्ड की तरफ, लेस डोम शेप्ड हुआ है। दूसरा जो है वो थोरेसिक कैविटी पे आप देख ले, ये एक्सपेंड हुई है, और दूसरी साइड पर ईयर जब हम आउटसाइड लेते हैं, एक्सहेल करते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो डायफ्राम जो है मोर डूम शेप्ड हो गई है। क्या हो गया, मोर डूम शेप्ड ऊपर की तरफ गई है, और थोरेसिक कैविटी का साइज जो है वो डिक्रीज हो गया है। तो ये थी हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब जाते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की तरफ। In external respiration, in the lungs, diffusion of gases take place across two membranes. लंग्स में हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टू मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है, एक एल्विलर मेम्ब्रेन और एक कैपिलरी मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान हमारे पास गैसेस की एक्सचेंज होती है। तो यही गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड और एल्वियोलाई एंड द कैपिलरी मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी respiration. Exchange of gases occur when a difference of partial pressure exists across the alveolar capillary membrane. Exchange कब होगी, एक्सचेंज तब होगी जब हमारे पास इन दोनों मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इन दोनों मेम्ब्रेन के अलॉन्ग जो है वो पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन वो डिफरेंस होगा। अब ये पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन की डिफरेंस से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये कैपिलरी है, और ये हमारे पास आगे एल्वेलाई, एल्वेलाई है। सही है, अगर यहाँ पर कैपिलरी में, यहाँ पर एल्वेलाई में हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कैपिलरी में कम है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से कैपिलरी में जाएगा। सही है, ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा कैपिलरी में। सही है, और कैपिलरी में हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, क्योंकि अंदर बॉडी में रिस्पायरेशन वगैरह हुई है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सक्रीट करना है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कैपिलरी से कंसंट्रेशन अक्रॉस से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये एल्वेलाई में आ जाएगा, और यहाँ से ये आउटसाइड द बॉडी जो है हम एक्सपेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम वीनस ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो डिफ्यूज करता है वीनस ब्लड से, क्योंकि वीनस ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, टू द एल्व्यूलर ईयर, एल्व्यूलर ईयर में जाता है, जहाँ पर इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। वाइल ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द एल्व्यूलर ईयर, जबकि ऑक्सीजन जो है वो एल्विलर ईयर से डिफ्यूज़ होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्विलर ईयर में ज़्यादा होती है, टू द ब्लड, जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। ये आप देख लीजिए, जो ब्लू कलर का है ना, ये एल्विलर डक्ट है, और नीचे एल्विलर सेक या एल्विलस है या एल्विलाई है। सही है, और ये जो है हमारे पास ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट आई हुई है, यहाँ पर एल्विलर के क्रॉस, एल्विलर मेम्ब्रेन के क्रॉस ये ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाता है, और आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऊपर हार्ट में जाती है, और हार्ट से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास
इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है, तो वो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से वो डिफ्यूज़ होता है इनटू एल्वियुलर सैक्स और कार्बन डाइऑक्साइड पर बॉडी से हम एक्सक्रीट करते हैं या एक्सपेल करते हैं। टोटल एरिया फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग इज 70 to 89 मीटर स्क्वायर। जो हमारे पास टोटल एरिया है, सरफेस एरिया है गैसेस एक्सचेंज के लिए लंग्स में, तो वो हमारे पास क्या है, 70 to 89 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 70 to 89 मीटर स्क्वायर। गैसेस मूव अक्रॉस द वन सेल थिन मेम्ब्रेन्स बाय डिफ्यूजन। ये गैसेस जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैसे जाती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू जाती है। डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना मॉलिक्यूल्स की, ये डिफ्यूजन कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे पास ब्लड में ज़्यादा है, क्या है, ब्लड में ज़्यादा है, तो ये यहाँ से एल्विलाई में आ जाएगी। और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्विलाई में ज़्यादा है, तो वो वहाँ से ब्लड में आ जाएगी, सही है। तो हाई कंसंट्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड लो कंसंट्रेशन की तरफ चला गया। हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की यहाँ पर एल्विलाई में होती है, तो वहाँ से ऑक्सीजन जो है लो कंसंट्रेशन की तरफ चला गया। लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कहाँ होती है, ब्लड में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू वाइल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। ऑक्सीजन लंग से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स की तरफ आता है और फिर बॉडी से बाहर एक्सपेल होता है। इन द ब्लड ऑक्सीजन इज कैरिड इन टू फॉर्म। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को टू फॉर्म में कैरी करता है। एक जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके उसको लेके जाते हैं, दूसरा प्लाज्मा में उसकी ट्रेवल होती है। तो ऑलमोस्ट 98.5% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कंबाइन हो जाती है हेमोग्लोबिन के साथ। तो वो क्या बनाती है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। ये हेमोग्लोबिन जो है रिलीज ऑक्सीजन इन द टिश्यू। ये हेमोग्लोबिन हर एक टिश्यू में पर जाता है, वहाँ पर ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन सेल्स में एंटर होता है, वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। फिर इस रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट रूट है ऑक्सीजन का, वो इन डिजॉल्व फॉर्म है। अबाउट 1.5% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन डिजॉल्व फॉर्म। 1.5% ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में इन द डिजॉल्व इन द प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्री फॉर्म में होता है। एक तो ये बायोकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ऑलमोस्ट 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। 23% कार्बन डाइऑक्साइड वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन बनाता है, जो कि फिर बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स की तरफ लेके जाता है और वहाँ से वो बाहर निकलता है। और 7% जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। अगर एक एमसीक्यूज आ जाए, वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4। इंटरनल रिस्पायरेशन। हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा, जिसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन है। इंटरनल रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड ब्लड स्ट्रीम। जब हमारे पास एक्सचेंज हो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बिटवीन द सेल एंड ब्लड, या बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारे पास क्या था, वो बिटवीन द लंग्स या बिटवीन द एल्विलाई एंड ब्लड स्ट्रीम था या कैपिलरीज था, और ये हमारे पास बिटवीन द सेल एंड ब्लड स्ट्रीम है। ऑक्सीजन इज कैरी टू द टिश्यू सेल बाय ब्लड। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से
टिश्यू सेल में चला जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास टिश्यू से ब्लड में आ जाता है। सिंस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज़ हायर इन ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में हाई होती है तो वो टिश्यू में चला जाता है। ऑक्सीजन लीव्स ब्लड कैपिलरीज एंड एंटर द टिश्यू, वो टिश्यू में एंटर हो जाता है। सेल देन यूजेस ऑक्सीजन, सेल जो है फिर उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे। वाटर प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू वो प्रोड्यूस होती है। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जनरल रिएक्शन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। हमारे पास क्या होते हैं, ग्लूकोज होती है सेल्स में। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास एनर्जी की ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जब हमारे पास सेल में एंटर हो जाती है तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, जिसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर क्रेब्स साइकिल और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल जाती है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाती है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस एनर्जी में। तो ये एनर्जी पर हमारी बॉडी यूज़ करती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। सही है, ये जनरल रिएक्शन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। ये आप देख ले, एयर जो है हमने बाहर से इनहेल की तो वो आगे एल्वेलाई में आएगी। एल्वेलाई में चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज से हमारे पास एल्वेलाई में चला जाता है, और ऑक्सीजन एल्वेलाई में ज़्यादा होता है तो वो हमारे पास ब्लड में आ जाता है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। अब टिश्यू को चूँकि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है और ब्लड इसको फिर कैरी करता है इनटू एल्वेलाई। सही है, और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ से जब ब्लड में आ जाता है तो ब्लड से सेल में चला जाता है और वहाँ पर वो ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब हम कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ते हैं। रिस्पायरेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ द रिस्पायरेटरी सेंटर लोकेटेड इन द ब्रेन एंड आल्सो बाय कीमो रिसेप्टर। रिस्पायरेशन की कंट्रोल जो है वो कैसे कंट्रोल होती है, रिस्पायरेटरी सेंटर से उसकी कंट्रोल होती है और वो हमारे पास ब्रेन में मौजूद होता है, और दूसरा कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू इसकी कंट्रोल होती है। देयर आर आल्सो सम वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन। कुछ हद तक ये वॉलंटरी कंट्रोल में भी है, क्योंकि जो रेट और डेप्थ को हम थोड़ी देर तक जो है वॉलंटरी भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपने ब्रीथिंग को स्टॉप कर ले बाय फोर्स तो कुछ हद तक तो हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि थोड़े वक्त के लिए वॉलंटरी कंट्रोल में भी होती है, लेकिन ज़्यादा देर तक उस हम सांस को रोक के नहीं रख सकते, क्योंकि रेस्पिरेशन बेसिकली हमारे पास क्या कौन सा फंक्शन, इनवॉलंटरी फंक्शन है। Respiratory centers are located in the brain's medulla oblongata and pons. Respiratory center हमारे पास ब्रेन्स के जो मेडुला ओब्लांगेटा है और पोन्स है वहाँ पर मौजूद होता है। ये मेडुला ओब्लांगेटा जो है ये बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर जो है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है। Chemoreceptor. These are receptors which monitor carbon dioxide and oxygen level of the blood and cerebrospinal fluid CSF. ये कीमो रिसेप्टर जो है वो क्या है, ये मॉनिटर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करते हैं। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये इसको डिटेक्ट करके ब्रेन को मैसेज करती है कि ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव किया जा सके और ऑक्सीजन को बॉडी में अंदर जो है इनहेल किया जा सके, and send signal to the respiratory center of the brain to respond to any changes at the level of gases in the blood.
इन गैसेस में जो भी चेंजेस आएगी तो वो रिस्पायरेटरी सेंटर को सिग्नल भेजती है, मैसेज भेजती है, ताकि रेट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके। देयर आर दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये हमारे पास टू टाइप्स के हैं। कीमो रिसेप्टर हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स। एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है और एक रेफरल कीमो रिसेप्टर। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है वो मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होते हैं, जबकि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है वो एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन, हमारे पास टू मेन मसल्स है रेस्पायरेशन, जो कि रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। एक इंटरकॉस्टल मसल है, ये जो रिब्स है इनके दरमियान जो मसल है वो इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाते हैं। वो हमारे पास क्या करते हैं? रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा डायाफ्राम है। इसके अलावा एक्सेसरी मसल्स हमारे पास है जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। उसमें हमारे पास पहला आता है नेक मसल और दूसरा एब्डामिनल मसल। ये एक्सेसरी रिस्पायरेटरी मसल है। अब कंडक्टिंग रिस्पायरेटरी जोन क्या है? द कंडक्टिंग एयरवेज कंसिस्ट ऑफ द नसल पेजेस। Conducting respiratory zone. The conducting airways consist of the nasal passages, mouth, pharynx, larynx, trachea, bronchi और bronchioles. जो conducting airways है उसमें हमारे पास क्या होते हैं? नसल पैसेजेस हो गया, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स हो गए। ये हमारे पास कंडक्टिंग है। अब ये कंडक्टिंग का क्या मतलब है? कंडक्टिंग का ये मतलब कि ये जस्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं एयर को, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो नसल कैविटी हो गया, नोज हो गया, उसके बाद माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स, एक्सेप्ट रिस्पायरेटरी ब्रोंक्योल्स, ये सारे जो है वो कंडक्टिंग ईयरवे है। ये सिर्फ कंडक्ट करते हैं ईयर को। दूसरा हमारे पास रिस्पायरेटरी जोन है। रिस्पायरेटरी जोन का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है रिस्पायरेशन में हेल्प करना। तो रिस्पायरेशन में हेल्प जो करते हैं उसको रिस्पायरेटरी जोन कहते हैं। इसमें हमारे पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्योल्स आ गया, एल्विलर डक्ट्स आ गए और एल्विलर सेक आ गया। ये तीन जो है हमारे पास रिस्पायरेटरी जोन का हिस्सा है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है? Portion of the respiratory system which is external to the alveoli and includes the air conveying ducts from the nostril to the terminal bronchioles. एनाटॉमिकल डेड स्पेस वो रीजन है जो कि एल्वेलाई से लेकर एल्वेलाई एक्सेप्ट एल्वेलाई और एल्वेलर डक्ट्स टू नोस्ट्रल, ये जो रीजन है बिटवीन, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल डेड स्पेस। इसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेस्पायरेशन में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, जस्ट वो कंडक्ट करता है ईयर को टुवर्ड्स द एल्वेलाई। इसके बाद लंग वॉल्यूम है। लंग वॉल्यूम हमारे पास रिजाइडल वॉल्यूम है। रिजाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन। जब हम मैक्सिमम एक्सहेलेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है? अमाउंट ऑफ लंग, जितना ईयर इनसाइड द लंग रह जाता है उसको हम रिजाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जब हम मैक्सिमम ईयर को बाहर निकालते हैं उसके बाद जो हमारे पास लंग में जितना अमाउंट ऑफ ईयर रह जाता है उसको क्या कहते हैं? रिजाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लीटर या 1200 मिलीलीटर होता है। इसके बाद टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन और आउट ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन। जब हम नॉर्मल रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं या ब्रीथ आउट करते हैं ईयर को, तो जितना अमाउंट हम ब्रीथ इन करते हैं और आउट करते हैं नॉर्मल रिस्पायरेशन में उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये हमारे पास 500 मिलीलीटर होता है या 0.5 लीटर होता है। रिजर्व्ड वॉल्यूम। अब रिजर्व्ड वॉल्यूम हमारे पास क्या है? इंस्पायरेटरी, हमारे पास दो किस्म के रिजर्व्ड वॉल्यूम होते हैं। एक इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम होता है और एक एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम होता है। The extra volume of the air that can be inhaled into the lung during forced inhalation, जब हम force by force inhalation करते हैं
मतलब ज़बरदस्ती हम इन्हेलेशन करते हैं तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ एयर जो है हम इनहेल करते हैं इनटू द लंग्स, लंग्स में इनहेल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये 1200 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? 1200 मिलीलीटर। एक है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन। जब हम मैक्सिमल एक्सपायरेशन करते हैं तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सपेल करते हैं तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हमारे पास 3.1 लीटर या 3100 मिलीलीटर है। रिजाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फ़र्क है। रिजाइडल वॉल्यूम हम किसे कहते हैं? जब हम मैक्सिमल एक्सपायरेशन या मैक्सिमल एक्सहेलेशन करते जितना अमाउंट लंग्स में रह जाए तो उसको रिजाइडल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन जितना अमाउंट हम बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हमारे पास 3100 मिलीलीटर। अब लंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। वाइटल कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्स्ड आउट ऑफ लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। जब हम मैक्सिमम इनहेलेशन करते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ एयर हम जो है फोर्स्ड आउट करते हैं लंग्स से तो उसको हम क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। मैक्सिमम इनहेलेशन करते हैं, मैक्सिमम इनहेलेशन के दौरान जितना अमाउंट ऑफ एयर फोर्स करते हैं लंग्स से बाहर तो वो क्या है? वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम। ये इसमें हमारे पास क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन तीनों को कंबाइन करके हमारे पास वाइटल कैपेसिटी आती है। तो टाइडल वॉल्यूम हमारे पास 500 होता है मिलीलीटर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 मिलीलीटर और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 मिलीलीटर। जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो 4.8 लीटर और 4800 मिलीलीटर हमारे पास वाइटल कैपेसिटी आता है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? जितने भी हमारे पास एयर के वॉल्यूम्स है, वो टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रिजाइडल वॉल्यूम, इन सब को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल की लंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 6 लीटर जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी आती है। या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजाइडल वॉल्यूम। ये आप देख लिया, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर ये टाइडल वॉल्यूम हो गया, 1200 मिलीलीटर ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 3100 मिलीलीटर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और 1200 मिलीलीटर जो है वो रिजाइडल वॉल्यूम। जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो टोटल हमारे पास 6 लीटर और 6000 मिलीलीटर आ गया। सही है। ये हमारे पास क्या है? ये टोटल लंग कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी 4800 है जबकि टोटल लंग कैपेसिटी 6000 मिलीलीटर है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके साथ हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।